हेलो स्टूडेंट, आप सभी के डिमांड पे फाइनली हमने सब्जेक्ट कोड BHIC 103 जिसका सब्जेक्ट नेम है भारत का इतिहास भाग 2 का आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे इस PDF के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे जो कि आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में भी पूछे गए थे। तो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप लास्ट टाइम पे इसे देख रहे हो तो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो कि हम अपने केवल सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरा इग्नू के कंप्लीट स्टडी जर्नी में आपके लिए हमारा चैनल यूजफुल होगा। तो ये PDF कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस इस PDF में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो है सातवाहन कौन थे। सातवाहनों के संदर्भ में दक्कन के प्रारंभिक राज्य गठन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे सातवाहन कौन थे और दक्कन क्षेत्र जो था उसमें जो सातवाहन राज्य था उसका गठन किस प्रकार से आगे हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम सातवाहन की बात करें तो जो सातवाहन राज्य वंश था ये एक भारत का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण राज्य वंश में से एक था, और इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें जो कि आपको क्वेश्चन में भी डिफाइन कर दिया गया है, तो इसका क्षेत्र था मुख्य दक्कन क्षेत्रों में। तो दक्कन के क्षेत्रों में इसका शासन था, और इनके शासन के अगर हम कालखंड की बात करें तो लगभग ये हमें पहली शताब्दी से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका समय देखने को मिलता है। और अगर हम सातवाहन साम्राज्य के जो वंश उसकी बात करें, संस्थापक की इसकी स्थापना किसने की, तो वो थे सातकर्णी। ठीक है, तो सातकर्णी इसके संस्थापक थे जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी की जो अंत हो रही थी तो उस समय सातवाहन साम्राज्य की उन्होंने नींव रखा था। सातवाहन वंश ने देखिए आगे क्या होता है कि ये दक्षिण भारत तक ही नहीं बल्कि इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान दिया। सातवाहन शासन काल का जो मुख्य केंद्र था वो दक्कन था, और इन्होंने क्या काम किया, सांस्कृतिक कार्य किए, धार्मिक परिवर्तन किए, और यहाँ पे हमें बहुत सारे क्षेत्रीय व्यापारिक परिवर्तन भी देखने को मिले थे। तो अब हम इसका एक एक करके इनके राज्यों के पुनर्गठन को स्टैब्लिश करेंगे, लिखेंगे कि कैसे कैसे इनका साम्राज्य जो है आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। तो जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि दक्कन क्षेत्र जो था वहां से इनकी जो है शुरुआत होती है इस साम्राज्य की, जो कि आज के अगर हम बात करें इनका दक्कन क्षेत्र तो आज हम इसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्से के रूप में देखते हैं। शुरुआत में देखें तो ये हिस्से बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं थे। जैसे कि अगर हम वेद और महाकाव्य में देखें तो इनकी कोई खास हमें जानकारी इन वेदों महाकाव्यों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और यहाँ पे सातवाहन वंश का उदय होता है तो ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गए, और इन सातवाहन वंश के बाद इन क्षेत्रों में हमें भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। सातवाहन वंश के अगर हम प्रारंभ की बात करें तो जैसा कि बताया कि इसमें सातकर्णी जो थे इसके प्रारंभक माने जाते हैं या इसके संस्थापक माने जाते थे। तो सातकर्णी की बात करें तो एक ये शक्तिशाली शासक थे, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो शक्ति समाप्त हुई या मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ तो कहीं ना कहीं दक्कन क्षेत्र में जो था एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, यानी एक खालीपन आ गया था, और इस खालीपन को भरने का काम किया सातकर्णी ने अपने साम्राज्य की मदद से। सातकर्णी जो थे उनके उत्तराधिकारी बने बाद में गौतमीपुत्र। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को उन्होंने अंजाम दिया, जिसकी वजह से इनका जो क्षेत्र था वो केवल दक्कन तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि बाद में इन्होंने देखे तो बंगाल, इसके अलावा कच्छ, गुजरात क्षेत्र और आंध्र और कांची तक जो है इनका शासन स्थापित हुआ। इसमें अगर हम इनके सातवाहन के प्रमुख तीन मुख्य तत्वों की बात करें जो सातवाहन शासक थे तो इनके तीन मुख्य तत्व रहा। सबसे पहले तो सैन्य विस्तार और संघर्ष। जो भी सातवाहन शासक थे उन्होंने क्या किया कि उनके जो सबसे पौराणिक और जो शक्तिशाली उनके दुश्मन थे उनको समाप्त किया, जिसमें कि शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य था उससे उन्होंने संघर्ष किया और उसकी सत्ता को समाप्त किया। और इन सैन्य अभियानों में गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे उनका विशेष योगदान रहा, और इन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक अपने विजय अभियानों को चलाया। फिर देखते हैं कि इनका एक और मुख्य तत्व था व्यापार और आर्थिक विस्तार।
तो इन्होंने केवल जो है संघर्ष ही नहीं किया, युद्ध ही नहीं किया, बल्कि अपने समय में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और विकास केंद्रों को, आर्थिक विकास केंद्रों को स्टैब्लिश किया और इन चीजों पे भी ध्यान दिया। दक्कन में इन्होंने कई सारे आर्थिक समृद्धि की केंद्र बनाए और शहरीकरण को विस्तार दिया और व्यापारिक केंद्र बने, जिससे कि इनका व्यापार और अधिक समृद्ध हुआ और भारत के अलावा अन्य हिस्सों तक इनका व्यापार पहुंचा, जो कि कांची और मदुरई जैसे शहरों से जो है शासन व्यवस्था चलता था या ये व्यापार व्यवस्था चलती थी। इनके अलावा सातवाहन वंश का धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान भी महत्वपूर्ण रहता है। इन लोगों ने, सातवाहन शासक जो थे, इन्होंने न केवल हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, बल्कि इसे इनके शासन काल में जो है बौद्ध धर्म का भी हमें विकास और प्रचार देखने को मिलता है। इन जो सातवाहन वंशक थे या राजा थे, इनकी एक खासियत ये थी कि इन लोगों ने जो है कई विभिन्न मंदिरों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। और इसके अलावा कला और स्थापत्य का विकास हुआ, जो कि हमें आज भी गुफाओं और शिलालेखों के माध्यम से इनकी जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन पीडीएफ लेने की आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आपसे पहले तो ये क्वेश्चन मिस हो जाएंगे और दूसरा आप पीडीएफ को ओपन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ ओपन होगा पासवर्ड के द्वारा। जैसे हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, तभी आपको पासवर्ड मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 200 BCE से 300 CE के प्रमुख भारतीय व्यापारिक बंदरगाहों पर निबंध लिखे। तो इस कालखंड के भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें 200 BCE से 300 CE तक, तो भारत का जो व्यापारिक केंद्र था उसका बहुत अधिक जो है हमें उत्थान देखने को मिला। और ये ऐसी अवधि थी जिसमें कि भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसके प्रमुख बंदरगाहों ने अपना वैश्विक नेटवर्क स्टैब्लिश किया, और इन वैश्विक नेटवर्कों ने जो है विश्व के अलग अलग देशों से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। चाहे हम बात करें एशिया की, यूरोप की या अफ्रीका की, तो इन देशों से व्यापार शुरू हो गया। और ये व्यापार का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि इन व्यापारिक केंद्रों के साथ साथ ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बने। अब हम अगर बात करें इस समय के प्रमुख बंदरगाहों की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ओलांगी। ओलांगी को आज के समय में अरिकामेडू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ओलांगी या फिर अरिकामेडू जो बंदरगाह था, ये कहां स्थित था, तो ये स्थित था आपका दक्षिण भारत में, और ये दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था। आज के समय में देखें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु पुडुचेरी के आसपास ये अपना बंदरगाह ये अरिकामेडू जो है ये स्टैब्लिश था, ठीक है। और उस समय इस बंदरगाह से जो व्यापार होता था वो रोम साम्राज्य के साथ किया जाता था। रोम साम्राज्य के साथ इसका व्यापार होता था। और व्यापारिक वस्तुओं की बात करें तो उस समय भारत से रोम के जो व्यापारी थे वो मसाले, रेशम, मोती, हाथी दांत और कपड़े ले जाते थे। बदले में जो भारत के व्यापारी थे उनको मिलता था सोना, चांदी, गिल्ट और अन्य जो बहुमूल्य वस्तु या धातु थे, तो इनका व्यापार किया जाता था। दूसरे अगर हम एक और प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ये था आपका कांची बंदरगाह। ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और ये भी उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ पे बात करें तो चोल और जो पल्लव साम्राज्य का शासन काल था, तो उस शासन काल में इस बंदरगाह ने काफी ज्यादा प्रगति देखी, और यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां से न केवल व्यापार किया जाता था, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रसार और तमिल साहित्य का प्रसार और शिल्प कला की समृद्धि ने भी इस जो केंद्र है ये आपका कांची बंदरगाह उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो कॉमन व्यापार होता था जिसमें कि मसाला, रेशम और धातु, तो ये सभी बंदरगाह पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका गुजरात का काठियावाड़ा बंदरगाह। तो अगर गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र की बात करें तो उसमें सूरत, भावनगर और कई अन्य तट क्षेत्र आते हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे। और इन बंदरगाहों से जो है रोम के साथ साथ, पर्शिया के साथ साथ और अन्य जो मध्य एशियाई देश थे उनके साथ व्यापारिक संपर्क स्टैब्लिश किए जाते थे। और व्यापार के रूप में वही सारी चीजें, मोती, रत्न, सोना, चांदी, मसाले, इन सब चीजों का व्यापार होता था, और सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट बंदरगाह आता है कांची और मुद्देर। तो कांची और मुद्देर बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही स्थित है, और ये भी बंदरगाह जो है चोल और पल्लव साम्राज्य जो थे उनके व्यापार का मुख्य
एक केंद्र था। यहाँ से भी सेम चीजें, वस्त्र, मसाले और अन्य जो उत्पाद थे, सोना चांदी, तो इन सब चीजों का व्यापार होता था। इसके अलावा एक और आता है आपका सिंध और मलय प्रायद्वीप। ठीक है, आप यहां तक भी लिख सकते हैं, यह आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो इसे आप लिख सकते हैं। तो पश्चिमी तट पे ये जो है सिंध और मलय प्रायद्वीप स्थित था और इन बंदरगाहों से भी महत्वपूर्ण भारतीय व्यापार होता था, जिसमें कि आप सभी चीजें, सोना चांदी, हाथी दांत और वस्तुएं और कपड़ों का यहाँ पे आप देखते हैं कि आदान प्रदान होता था। और इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी मुख्य केंद्र था, क्योंकि यहाँ से जो है कई अन्य देश के लोग संपर्क में आते थे, जैसे आपके हो गए पूर्वी एशिया के देश, अफ्रीका के देश, बौद्ध, हिंदू और कई अन्य संस्कृतियों का यहाँ पे मिलाप होता था, जिससे ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गुप्त वंश के राजनीतिक विस्तार को समझाइए। तो गुप्त वंश की जब भी हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास में इसे एक गौरवमय वंश का ख्याति प्राप्त है। इसके अगर समय की बात करें, कालखंड की, तो लगभग ये 4th से लेकर आपका 6ठी शताब्दी तक फैला। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इसने अपने आप को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य के रूप में नींव रखी। इसका केवल वैभव हमें युद्ध कला के क्षेत्र में नहीं मिलता, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त वंश जो था या गुप्त साम्राज्य था, बहुत महत्वपूर्ण था। इन्हीं सब इनकी उपलब्धियों के कारण भारत में इसे स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किसको? गुप्त वंश को। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन कौन से थे, कैसा इसका विस्तार हुआ, अब इसको हम यहाँ से डिटेल से देखते हैं। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो सबसे पहली इसकी नींव रखी जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका कालखंड रहा 320 से लेकर 335 ईस्वी तक। और इन्होंने अपने शासन काल में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने क्या किया कि प्रारंभ में तो इन्होंने एक छोटे से क्षेत्र पे जो है शासन किया, लेकिन इनकी कूटनीति और सूझबूझ इतनी अच्छी थी कि इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि आगे अपना क्षेत्र विस्तार करते गए। और कूटनीतिक समझ के तौर पे हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे प्रथम थे, तो इन्होंने क्या किया, लिच्छवी क्षेत्र की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है, तो राजकुमारी से वहां पे विवाह किया लिच्छवी क्षेत्र से, जिसके वजह से हुआ क्या कि इनका क्षेत्र अब लिच्छवी, जो कि अगर हम आज की बात करें तो बिहार और नेपाल का क्षेत्र पड़ता है, तो वहां तक इनका साम्राज्य फैल गया। और ये इनकी सूझबूझ और कूटनीति को दर्शाता है। फिर इसमें अगले शासक की बात करें तो वो आते हैं समुद्रगुप्त, जिनका कालखंड रहा 335 से 380 ईस्वी तक। तो समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, यहाँ पे देखा तो इनके पुत्र कौन थे, वो थे समुद्रगुप्त। तो इनको भी जो है एक महान सम्राट माना जाता है। और इनको महान सम्राट मानने का कारण यह है कि इन्होंने अपना जो क्षेत्र विस्तार है उन्होंने कई क्षेत्रों में किया, जैसे कि उत्तर भारत के क्षेत्र में देखते हैं और मध्य भारत और कर्नाटक तक इन्होंने अपना प्रभाव फैलाया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में शामिल हुए और सैन्य अभियानों को इन्होंने अंजाम दिया, जिसकी वजह से देखते हैं कि मालवा, कन्नौज, आंध्र प्रदेश और तमिल प्रदेश पे इन्होंने विजय प्राप्त की और इनका शासन क्षेत्र लगभग भारत के सभी क्षेत्रों पे फैलता चला गया। समुद्रगुप्त की बात करें तो इनकी जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत समृद्ध थी और कूटनीतिक भी इनकी बहुत उच्च कोटि की थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना प्रसार किया। और समुद्रगुप्त के कई हमें जो विजय लेख देखने को मिलते हैं, जिसमें कि प्रयाग शिलालेख है, इसमें उनके सैन्य अभियानों का विस्तार से हमें वर्णन देखने को मिलता है। फिर आता है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जानते हैं, जिनका कालखंड रहा 380 से लेकर 415 ईस्वी तक। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे और गुप्त साम्राज्य के समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्होंने जो है केवल युद्ध की नीति ही नहीं अपनाई, बल्कि इनकी सांस्कृतिक और विकास जो हुई समृद्धि, उसके लिए भी इनको विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। और उनके शासनकाल में अगर बात करें तो कई सारे हमें राजनीतिक विस्तार और सांस्कृतिक विस्तार और इसके अलावा आर्थिक प्रगति देखने को मिलती है। विक्रमादित्य जो थे उन्होंने पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की, जैसे कि
सौराष्ट्र, मालवा और गुजरात, तो इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और इन्होंने विशेष महत्व दिया भारतीय संस्कृति कला को नई ऊंचाइयों पे ले जाने पे, और साहित्य, कला और विज्ञान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अगर हम इसके गुप्त वंश के अंत की बात करें तो देखते हैं कि गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, तो उनके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत कमजोर थे, ठीक है, कमजोर उत्तराधिकारी थे और इनके वजह से गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया। हम देखते हैं क्या है कि 5वीं शताब्दी तक जो गुप्त वंश के जो आखिरी उत्तराधिकारी थे तो उनको कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हुनों के आक्रमण हुए और आंतरिक कला की वजह से भी और दुश्मनी की वजह से भी इनका जो कालखंड है वो 445 से 467 ईस्वी तक चला। उसके बाद ये साम्राज्य अस्थिर हो गया और गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स देखिए, यहाँ पे पहला शॉर्ट नोट्स है आपका तीने अवधारणा। तो तीने अवधारणा क्या होता है? तो तीने अवधारणा देखिए, जो एक तमिल साहित्य है ना, तो उसकी एक अवधारणा है। तो तमिल साहित्य में तीने अवधारणा का प्रयोग किया जाता है और तीने अवधारणा का जो अर्थ होता है स्थान या क्षेत्र से है। यानी जैसे हम कोई साहित्य लिखते हैं तो अलग अलग उसकी कैटेगरी होती है, उसका क्षेत्र होता है, उसका स्थान होता है। तो ठीक उसी प्रकार से तमिल साहित्य में ये जो क्षेत्र और स्थान थे उसको तीने के नाम से जाना जाता है और इस तीने को 4 जो है श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। और इस तीने की 4 श्रेणियां कौन सी थी? पहली श्रेणी थी कुमार तीने। तो कुमार तीने का मतलब होता है कि ये ऐसी अवस्था या ऐसा क्षेत्र होता था जो कि एक युवा अवस्था और प्रेम अवस्था से संबंधित था। और इस साहित्य में जो भी कुमार तीने से संबंधित साहित्य है उसमें हमें क्या देखने को मिलता था, क्या जिक्र या साहित्य देखने को मिलता था? वो मिलता था युवा अवस्था के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, और प्राकृतिक सौंदर्य और उससे जुड़े प्रेम, जो प्रेमी वर्ग है उनसे जुड़े हमें इसमें सांस्कृतिक कह सकते हैं या जो है साहित्यिक जो है लेख देखने को मिलता है। फिर इसमें दूसरा तीने आता है आपका पलायम तीने। तो पलायम तीने में जो हमें साहित्य देखने को मिलता है, तो पलायम तीने में युद्ध और संघर्ष के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें लोगों की वीरता, सैन्य शासक और युद्ध कला जो था, तो उन सब और सैनिकों की जो युद्ध कलाएं थी उनकी वीर गाथा था, तो इन सब चीज़ों को पलायन तीने में लिखा जाता था। फिर आपका तीसरा आता है शारू तीने। तो शारू तीने में जो है धर्म, नीति और न्याय से संबंधित साहित्य लिखे जाते थे और यह सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाता था। समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए इस तीने का यूज किया जाता था। फिर आखिरी आता है आपका फोर्थ वाला कोवा तीने। तो यह शक्ति और अधिकार से जुड़ा हुआ था जो कि राजा और शासक के साम्राज्य और शासन को दर्शाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट शॉर्ट नोट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है आपका शंकु का क्षेत्रीय विस्तार। तो शंकु जो देखिए एक वंश था, ठीक है, और शंगु वंश का जो शासन का काल था वो था 185 ईसा पूर्व। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र जो शुंग थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया। जब इनका मौर्य साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ और मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हुई तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश शुरुआत में देखते हैं कि इन्होंने उत्तर भारत, जो विशेष रूप से आज के बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो वहां तक इन्होंने अपना शासन कायम रखा। उनके शासनकाल में देखते हैं कि जो मगध क्षेत्र था तो वहां पे इनकी स्थिति काफी मजबूत रही। लेकिन इनके बाद में देखते हैं कि जो शुंग वंश था वो कई बाहरी आक्रमण और कला से पीड़ित रहा। आंतरिक कला और बाहरी आक्रमणों के बाद क्या हुआ कि शुंग वंश बहुत कमजोर पड़ने लगा। एक समय तक शुंग वंश ने जो है बहुत सारे अपने प्रशासनिक कार्य किए और सांस्कृतिक तत्वों को बनाए रखा और लंबे समय तक अपने शासनकाल को गंगा घाटी के आसपास तक विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन जब यहाँ पे आंतरिक कलह होने लगा, बाहरी आक्रमण होने लगा, तो ज्यादा देर तक शंगु साम्राज्य तो था वो टिक नहीं पाया। और इसके जो आखिरी शासक थे उनका नाम था देवभूति। तो देवभूति जो थे इसके आखिरी शासक थे जो कि धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और शुंग वंश का समाप्ति हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट 200 BCE से 300 CE तक वाणिज्य संगठन। तो इसमें वाणिज्य संगठन के बारे में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेकंड क्वेश्चन बताया था,
जिसमें कि हमने जो महत्वपूर्ण बंदरगाह पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है कि उस समय के जो बंदरगाह थे जिसमें कि ओलांगी या अरिकामेडू, कांची और गंगापुर, ठीक है। तो इन व्यापारी केंद्रों से देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है व्यापार होने शुरू हुए, जिसमें रोम के साथ, पर्शिया के साथ, यूरोप और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार हुआ। और इन व्यापारों में देखते हैं सोना, चांदी, हाथी दांत और धातु वस्त्रों और कीमती जो वस्तुएं थी उनका व्यापार होता था। तो यही आपको इसमें जिक्र करना है। फिर आपका एक शॉर्ट नोट्स आता है आपका हानसांग। तो हानसांग जो थे ये कौन थे? ये एक चीनी यात्री थे, ठीक है, और बौद्ध भिक्षु थे। चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु थे। और हानसांग का जो वास्तविक नाम था वो था युआनचांग, ठीक है। तो युआनचांग जो थे चीन के एक यात्री और बौद्ध भिक्षु थे, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। इनके यात्रा का उद्देश्य था कि यहाँ की जो बौद्ध संस्कृति है या बौद्ध धर्म है, तो उसके विचारों को यहाँ से एकत्रित करना और चीन में उसका प्रचार प्रसार करना था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने पुस्तकें लिखी जिसमें कि बहुत सारे हमें भारतीय इतिहास के स्रोत और ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, जिससे हमें भारतीय बौद्ध धर्म के बारे में और उस समय की भारतीय जीवन शैली, संस्कृति के बारे में हमें उनके लेखों से जानकारी मिलती है। उन्होंने जो लेख लिखा उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया और उनके प्रमुख लेख थे बौद्ध धर्म का अध्ययन और भारत की यात्रा। तो इन सारे भारत की यात्रा विवरण और बौद्ध धर्म का अध्ययन, तो इनके जो लेख थे इन्होंने महत्वपूर्ण जो है एक स्रोत के रूप में काम किया, जो कि आज भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रारंभिक मध्यकाल और व्यापार में शहरीकरण के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक मध्यकाल जो समय था, जो कि हम देखते हैं 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, तो इस दौर में शहरीकरण और व्यापार किस तरीके से हुआ उसको आपको बताना है। तो 6ठी शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती हैं और मौर्य साम्राज्य के काल में जो व्यापार वगैरह चल रहा था उसको और आगे ये लोग फैलाते हैं, जिसमें कि चौल, पाल और जो चेंदी वंश का उत्थान हुआ। तो इन लोगों ने व्यापार को पुनर्निर्माण किया और भारत का जो व्यापार था वो ना केवल समुद्री मार्ग से बल्कि स्थलीय मार्ग से भी और ज़्यादा सक्रिय रूप से आगे फैलता है। तो इसमें अगर हम समुद्री मार्ग का वर्णन करें तो जैसा कि पहले बताया था आपको वही आंसर लिख देना है इसमें, जिसमें कि हम कोलम, कांची और ममलापुरम जैसी जो बंदरगाह थे तो उसके माध्यम से रोम, अरब जैसे देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। और यह व्यापार मसाले, रेशम, हाथी दांत और कपड़ों वगैरह का होता था। तो ये आंसर बिल्कुल इजी है, इसे आप देख लेंगे, लिख लेंगे। और शहरीकरण का इसमें पुनरुत्थान कैसे हुआ? क्योंकि अगर जब व्यापार शुरू होगा तो कहीं ना कहीं इन व्यापारी क्षेत्रों के आसपास एक नया व्यापारी वर्ग उभर कर आएगा और व्यापारी जो है कॉलोनियां या बस्तियां धीरे धीरे बसने लग गई, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता जो है देखने को मिली, कहीं भी राजनीतिक स्थिर अवस्था में रहेगा तो वहां पे जरूर शहरीकरण शुरू हो जाएगा और नए सांस्कृतिक केंद्रों की नींव रखी गई। उसके अलावा शहरी संरचनाएं बनाई गई, जैसे कि नए नए शहर आए उस समय, कांची, ताजपुरम, दिल्ली, कालिंदी और कश्मीर। तो यहाँ पे नए नए शहरी संरचना यानी कि बिल्डिंगें वगैरह, विश्वविद्यालय बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए। उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। तो इन सब चीजों के आसपास लोगों की बस्तियां स्थापित होने लगी और शहरीकरण की नींव पड़ी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विवाह, स्वामित्व के अधिकार और वैधव की संस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करें। तो अगर हम प्राचीन भारतीय समाज में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो देखिए उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी या विशेष नहीं कही जा सकती, जिसको कि यहाँ पे 3 माध्यमों से समझाया जाएगा। पहला आएगा विवाह की स्थिति से लेकर। तो विवाह उस समय देखिए एक धार्मिक कार्य माना जाता था और धार्मिक और संस्कार के रूप में इसे माना जाता था। और विवाह का जो दायित्व होता था वो लड़की के पिता या उसके जो पालनहार हैं, जो उसको पालते पोषते हैं, तो उनके हाथों में हुआ करता था। तो विवाह को धर्म और संस्कार से जोड़ के देखा जाता था। और विवाह के बाद जो एक महिला होती थी उसका अधिकतर जीवन गृहस्थी के रूप में और संतान
पालन के रूप में देखा जाता था। शास्त्रों में अगर हम देखें तो उस समय कुछ शास्त्रों में महिलाओं को गृह लक्ष्मी के रूप में भी सम्मानित किया जाता था, लेकिन उनका अधिकतर जीवन जो था वो चार दीवारी और घरेलू कार्य तक ही सीमित था। फिर अगर हम बात करें स्वामित्व और अधिकार के बारे में, तो प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को जो है कोई विशेष अधिकार, खासतौर से संपत्ति का अधिकार तो बिल्कुल नहीं था। जो संपत्ति का अधिकार होता था वो पुरुषों के नियंत्रण में होता था। हालांकि कुछ क्षेत्रों पे हमें दान या वरदान के रूप में देखा जाता था कि महिलाओं को कुछ संपत्तिक अधिकार दिए जाते थे, और ये हमें खासतौर से साउथ के क्षेत्रों में देखने को मिलता था, जहां महिलाओं के पास भी जमीनों का मालिकाना हक होता था, लेकिन अधिकतर ये केवल पुरुषों के पास होता था। और महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए प्रारंभ में अपने पिता पे आश्रित रहती थी और शादी के बाद अपने पति और उनके परिवार पे। इसके बाद अगर हम बात करें उनके वैधव्य के बाद, वैधव्य का इसका मतलब है यानी विधवा हो जाने के बाद, तो जब भी कोई इसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती थी और उनका जीवन जो था बहुत कठोर हो जाता था। उनको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, उनको दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और हमें कई धार्मिक ग्रंथों में भी विधवा विवाह जो था या उनका पुनर्विवाह था वो वर्जित किया गया था, जिसकी वजह से उनका दोबारा विवाह भी नहीं हो पाता था। कुछ क्षेत्रों में अगर उस समय की बात करें तो हमें कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में जो है विधवा पुनर्विवाह देखने को मिलता था। तो कुछ मिला जुला सा उस समय महिलाओं की स्थिति के बारे में रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 6वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प उत्थान का संगठन शहरी क्षेत्रों से किन तरीकों से भिन्न था? तो इसको देख लेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जिसमें कि 4 शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं, इसे भी देख लेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।